व्हिप जारी कर दिया है। हम इस पर लगातार चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में अरुण रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार, वह भी मौजूद रहेंगे और बिहार में हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी लगातार जुड़ेंगे। लेकिन आइए पहले एक रिपोर्ट दिखला देते हैं, क्यों नजरें बिहार पर और किस रूप में टिकी हुई हैं। बिहार में पिछले कई दिनों से चल रहे सियासी घमासान का आज क्लाइमेक्स है। आज पता चलेगा कि अब की बार किसका होगा बिहार। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी राज्य की सत्ता के शीर्ष पर काबिज रहेंगे या फिर सिंहासन का कब्जा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होगा। आज सीएम मांझी साबित करेंगे बहुमत। विधानसभा में मांझी का शक्ति परीक्षण। मुख्यमंत्री मांझी ने किया बहुमत का दावा। मांझी ने कहा, ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। नीतीश का पलटवार, अल्पमत में है मांझी सरकार। सियासी फाइनल से पहले डिनर डिप्लोमेसी। बस कुछ ही घंटों में यह साबित हो जाएगा कि मांझी और नीतीश के दावों में कितना दम है। बिहार विधानसभा की मुख्यमंत्री मांझी को सदन में बहुमत साबित करना है, लेकिन उससे 24 घंटे पहले की घटनाक्रमों ने बहुमत साबित करने के दंगल को बेहद दिलचस्प बना दिया है। विश्वास मत से पहले मांझी को समर्थन देने के बीजेपी के ऐलान ने मुख्यमंत्री के दावे में नई जान फूंक दी है। पार्टी ने 87 विधायकों को व्हिप जारी कर मांझी के पक्ष में वोट देने का निर्देश जारी किया है। तो वहीं जेडीयू के चीफ व्हिप श्रवण कुमार ने भी अपने विधायकों को व्हिप जारी करके मांझी के खिलाफ वोट डालने का निर्देश दिया है। हम एक महादलित के पक्ष में खड़े हैं, समाज के सबसे कमजोर तबके के व्यक्ति के हम पक्ष में खड़े हैं और हम लोगों ने व्हिप जारी कर दिया गया है पार्टी की ओर से और 3 लाइन का व्हिप और सभी सदस्यों को ये व्हिप में ये निर्देश दिया गया है कि वो विश्वास मत के पक्ष में मतदान करेंगे। अब हर किसी की नजर टिकी है बिहार विधानसभा के स्पीकर उदय नारायण चौधरी के उस फैसले पर जिसमें वो गुप्त मतदान से या फिर ध्वनि मत से शक्ति परीक्षण कराते हैं। हालांकि बीजेपी और एंटी नीतीश खेमे ने स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाया है, लेकिन ये भी कहा है कि वो विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का सम्मान करेंगे। आज राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी के अभिभाषण से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन जेडीयू के नीतीश खेमे ने अभिभाषण का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। उनका आरोप है कि फ्लोर टेस्ट के लिए मांझी को लंबा वक्त दिया गया। हम आपको ये भी समझाते हैं कि बिहार विधानसभा की सीटों का समीकरण आखिर क्या कहता है। फिलहाल बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से 10 सीटें खाली हैं, यानी कुल संख्या है 233 और बहुमत के लिए चाहिए 117 सीटें। 233 में से जेडीयू के पास स्पीकर सहित 99 विधायक हैं, आरजेडी के 24 विधायक हैं, कांग्रेस के 5 हैं और एक सीपीआई के विधायक हैं। दूसरी ओर मांझी गुट के 12 विधायक हैं, बीजेपी के 87 विधायक हैं, 2 निर्दलीय मांझी के साथ हैं और 2 बीजेपी के साथ। अगर ये समर्थन दे भी देते हैं तब भी मांझी बहुमत से 14 कदम दूर दिखाई दे रहे हैं। मांझी और नीतीश दोनों खेमे का दावा है कि बहुमत उनके साथ है, लेकिन फिलहाल आंकड़ों का हिसाब बता रहा है कि मांझी इस खेल में थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं। बिल्कुल पूरी बिहार के सेक्टरल क्रेडेंशियल की जितनी पार्टियां हैं, चारों पार्टियां एकजुट है और कल सुबह अभिभाषण के बाद निश्चित रूप से बहुमत इस तरफ, हम लोगों के तरफ बहुमत होगा। बहुमत साबित करने के ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री मांझी को स्पीकर की ओर से एक और झटका तब लगा जब जेडीयू को उन्होंने विपक्ष का दर्जा दे दिया। बीजेपी ने इसके खिलाफ विधानसभा में धरना भी दिया, लेकिन अब असली परीक्षा आज सदन के भीतर होगी। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। विधानसभा के भीतर बिसात बिछ रही है और इन सब के बीच जनता दल यूनाइटेड के विधायक जो हैं वह सुबह से ही विरोध कर रहे हैं, काली पट्टी लगाए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि इस अभिभाषण का मतलब क्या है जो सरकार जा रही है, और इस तरीके से अल्पमत की सरकार जिसे रहने का हक नहीं है उसका अभिभाषण क्यों पढ़ा जाएगा। तो हम राज्यपाल के अभिभाषण जो पढ़ेंगे तो हम उसका बाइकआउट करेंगे, ये जनता दल यूनाइटेड के कह रहे हैं। क्या माना जाए अरुण रंजन जी, ये एक बिसात है, चुनाव में जाने से पहले अपने आप को एक तरीके से तय किया जा रहा है जनता के सामने? इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड तो है ही। बैकग्राउंड ये है कि जब
मोदी एकदम तेजी के साथ सब जगह छा गए और बिहार में चुनाव की स्थिति आने लगी तो लोकल बिहार और उत्तर प्रदेश के नेताओं ने आपस में एक मर्जर करना चाहा। तो उस मर्जर के लिए मांझी को सामने रख के तो नहीं होता, तो नीतीश कुमार को वापस वहाँ मंच पे आना था। यहीं से ये पूरी लड़ाई शुरू हुई कि नीतीश नहीं, ये मैसेज आप दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली या कहें मोदी का जो कहीं जिन है वो एक रेंग रहा है। नहीं, मोदी का जिन बिल्कुल रेंग रहा था। जिस समय मोदी सामने आए और एकदम सर्वव्यापी जैसा हो गए तो उसके बाद तो असल बैटल ग्राउंड दिल्ली और उसके बाद बिहार ही होना था। तो वहाँ एक इमीडिएट प्रेशर पड़ा कि नीतीश जो है सामने आए, लालू नीतीश का गठबंधन हो, मुलायम सिंह से गठबंधन हो, एक बड़ा सा मर्जर या जो भी मर्जर कहा गया। लेकिन कुल मिला जुला कर एक इस तरह के दबाव में ही ये सारी राजनीति एक अर्जेंट ढंग से एकदम से निकल के आ गई सामने। मनीषा प्रेम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीषा प्रेम जी, हमारी आवाज अब तक आ रही है? जी आ रही है जी। क्या बीजेपी का खुले तौर पर व्हिप जारी करना कि और महादलित का जिक्र करते हुए जीतन राम मांझी के पीछे खड़े हो जाना, इन सब के बीच लालू और नीतीश का साथ आना, यह बिसात सिर्फ आंकड़ों को साबित करने के लिए है या चुनाव मैदान में कूदने के लिए है? बिल्कुल सही कहा आपने। आज जो कुछ भी देखा जाएगा ये विधानसभा की रणनीति नहीं होगी, लेकिन चुनावी बांट बखरे की रणनीति है ये। और स्पष्ट रूप से यह दिखता है कि बिहार में जो चुनावी रणनीति है उसका आधार आज भी जातिगत और जाति ही क्या कहें, सब कैटेगराइजेशन ऑफ एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट कर्पूरी फॉर्मूला का जो बिल्कुल नीचे का तबका था उसके बांट बखरे की राजनीति जो है वो चुनावी स्तंभ है बिहार का, ये लगभग अब तय हो चुका है। नहीं तो क्या यह माना जाए कि जिस बात का जिक्र लोकसभा चुनाव के वक्त हो रहा था कि जाति और संप्रदाय पीछे अब छूट चुके हैं और एक नए तरीके का ध्रुवीकरण मोदी ने किया था उस चुनाव में, उसका असर बिहार में पड़ा, नीतीश ने इस्तीफा दे दिया, कहा मैं हार गया हूं। सवाल है कि क्या नई दोबारा वो स्थितियां फिर से आ गई जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि चाहे वो महादलित हो, पसमानदा समाज हो, मुस्लिम का, क्या उस दिशा में दोबारा बिहार लौट रहा है? देखिए, अब दुविधा की राजनीति वहां होगी। दुविधा यह है कि बिहारियों ने जब मत लोकसभा में डाला तब उन्होंने नरेंद्र मोदी को भारत के लिए मुकम्मल समझा, लेकिन नीतीश के सरकार को वो अपने स्थानीय स्तर पर कामिल समझते थे। लेकिन इस बीच परिवर्तन यह हुआ कि नीतीश के सरकार के पीछे जो जातिगत समीकरण थे उनमें से काफी कुछ भाजपा भी खा ले गई। तो अब यह देखा जाएगा कि नीतीश ने कुछ तो बचाया अपने पास। ओबीसीज में से खुद उनकी अपनी जाति और यादवों के कुछ दिग्गज नेता ये तो उनके पास वापस आ गए और मुसलमान तो बिल्कुल उनके समर्थन में रहेंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी अगर आप देखें नीतीश के साथ हर कैमरा फ्रेम में वो साथ आते हैं। लेकिन जो दलितों की राजनीति थी, जो महादलित दलित में विभाजित करके उन्होंने की थी, वो पूरा बखरा जो भाजपा के पास आ गया। तो एक तरह से ये जो गांव में आप देखते हैं कि जब बखरा लगता है तो उसमें बर्तन भाड़े गाय बकरी सब का बंटवारा हो जाता है। ये उस आखिरी हद तक का बंटवारा हो रहा है कि मिट्टी का भाड़ आखिर किधर जाए, दही जमाने वाला बर्तन किधर जाए, बकरी किसकी भैंस किसकी। तो ये आखिरी बंटवारे जो है जातिगत समीकरण के, वो आज विधानसभा में देखने को हमको मिलेंगे। शहनवाज जी, क्या यह माना जाए कि जातिगत समीकरण के इर्द गिर्द समूचे बिहार के चुनाव को दोबारा ले जाने की स्थितियां बन रही है और बीजेपी महादलित बार बार कह के कहीं ना कहीं उस समीकरण को अपने साथ रखना चाह रही है? पनवर्धन जी, ये नीतीश कुमार जी का जो ब्रांडिंग है बाहर वो सुशासन की और प्रशासक की हो गई, लेकिन जातीय बंटवारे में उनसे मास्टर खिलाड़ी कोई हुआ नहीं। उन्होंने पिछड़ा अति पिछड़ा किया, दलित महादलित किया। जो आपने जिस तरफ इशारा किया कि मुस्लिम समाज को कलमा पढ़ने वाले को भी अगर लोग कहते हैं कि इजराइल बंटवारा करता है, लेकिन उससे बड़ा बंटवारा अगर किसी ने किया तो नीतीश कुमार जी ने किया। हर मोहल्ले को बांट दिया। यानी मुसलमान जो अकलियत में है, कमज़ोर है, उसकी चिंता लालू जी के ज़माने में वो, मैं लालू जी पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता हूँ कि वो कोई मुस्लिम समाज में बंटवारा करने गए। और हर बार कहा जाता था कि मुसलमानों के लिए ये कहा जाता था एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जानबूझकर, उनको लगा कि एक वोट है जिसको हम बांट सकते हैं, तो उन्होंने मुस्लिम समाज में भी बहुत बड़ा झगड़ा लगाया। तो झगड़ा लगाने में बहुत माहिर आदमी है, जातीय बंटवारे में। अब उसी कार्ड का खुद नुकसान हो रहा है। किसने कहा था
आप जो दलित महादलित शब्द का प्रयोग होता है, आप देखिए कि पासवान जी से जलन थी तो रामविलास पासवान के कास्ट के अलावा सब लोग महादलित में हैं, और उस महादलित ये शब्द आपने बिहार से ही ज्यादा सुना होगा। ये शब्द डिक्शनरी में कहीं पर भी था नहीं, ये नीतीश कुमार जी का गढ़ा हुआ शब्द है। आज वही शब्द जब हम लोग बोल रहे हैं तो हमें कहा जा रहा है कि साहब आप महादलित बोल रहे हैं। तो महादलित नहीं, शब्द शहनवाज को जी डेवलप किया। शहनवाज जी, और क्या इसलिए शहनवाज जी, क्या लगता नहीं है कि जो बिसात नीतीश बिछा रहे थे उसमें बीजेपी आकर फंस गई, दोबारा वो उसी दिशा में जा रही है? क्योंकि आप लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में जो जीत मिली थी बीजेपी को, वो वजह जाति समीकरण नहीं थी, वो कुछ और थी। नहीं पुनप्रसन जी, मैं पूरी तरह इससे सहमत नहीं हूं जी, क्योंकि देखिए बिहार को दो फेज में आप देखें, आप उस बेल्ट को अच्छी तरह जानते हैं, आप उस बेल्ट के पड़ोसी हैं। आप जानते हैं कि 32 में हम 31 जीत गए, और बिहार में जहां एक समीकरण का बेल्ट है, पूर्णिया कमिश्नरी, कोसी कमिश्नरी, भागलपुर कमिश्नरी जी, 8 में 5 सीटिंग हमारे हार गए एमपी मुझ सहित, और 8 में हमें 0 मिला, और जो ये गठबंधन है इसको 8 मिला। तो बिहार दो तरह का है। बिहार में जहां पर जातीय गठबंधन के आधार पर हम देखेंगे कि जब मैं भी चुनाव लड़ रहा था तो जो नीतीश कुमार जी का वोट कहा जाता है उसको जाति की तरफ मैं अंकित नहीं करूंगा। उसके अलावा महादलित समाज के वोट में कोई ऐसा बूथ नहीं था जहां जेडीयू ने लीड न किया हो, जबकि जेडीयू मुकाबले में भी नहीं था। तो नीतीश कुमार जी का वो महादलित कार्ड चला था, बिहार में हर जगह महादलित उनके साथ था। तो उनकी नीतीश कुमार की पूंजी क्या है? नीतीश कुमार की पूंजी महादलित वोट बन गया था, जिसको उन्होंने कह कर बनाया था। बीजेपी पहली बार उनसे सहमत नहीं थी कि आप दलितों में बंटवारा न करें, ये बड़े कमजोर लोग हैं, इनको बांटना क्या जरूरी है, समाज को एक करना है। लेकिन उन्होंने महादलित बनाया, और आज महादलित को मुख्यमंत्री क्यों बनाया? ये देखिए, सिर्फ कठपुतली नहीं बनाया था उन्होंने। हम लोग जब राजनीतिक तौर पर बयानबाजी करते हैं तो कई बार बड़ा दायरा नहीं रखते, हम कह देते हैं। ये सही है कि मनमोहन सिंह जी ने भी, मनमोहन सिंह को सोनिया जी ने बनाया तो उनके अंदर भी एक टैलेंट देखा कि पढ़े लिखे आदमी हैं, विपक्ष के नेता हैं, उसी का विस्तार बिहार में अगर देखें, उन्होंने जब महादलित को बनाया। शहनवाज जी, जो जिक्र आप कर रहे हैं, एक मिनट हम जरा इस पे, हमको लगता है दर्शक भी इसको समझे क्योंकि बिहार की राजनीति की जटिलता क्या है। अरुण जी, अब दोबारा इस पे लौटे, क्या बिहार, जिसका जिक्र कर गए शहनवाज जी की किस किस तरीके से वहां पर वोट बैंक बिखरा हुआ और बटा हुआ और उसको नीतीश ने अपने अनुकूल किया, क्या पहली बार बीजेपी को यह समझ में आ गया है कि अगर काटना है तो फिर उसी हथियार से काटना है? नहीं, देखिए, इसमें अभी इन्होंने, शहनवाज जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कठपुतली। तो इसके अंदर जो अभी जो दिख रहा है कि नीतीश कुमार ने मांझी को बनाया और अपने महादलित वोट के रखवाली के लिए जी, जब वहाँ से मालिकाना होने लगा वो मामला, तो इनके पास अब कोई चारा नहीं था। लेकिन अंदर की बात क्या है कि मांझी को मारने के लिए जिस ढंग से ये लालू के तरफ गए, तो एक तरह से ये खुद भी अप्रत्यक्ष रूप से कठपुतली बने लालू के। तो एक कठपुतली मांझी, एक कठपुतली उसको मारने वाला आदमी नीतीश कुमार, और उधर बीजेपी में क्या हुआ कि सुशील मोदी वगैरह मांझी के तरफ चले गए। तो कहीं ना कहीं एक केंद्र की डोर, ये भी कहीं अंदर अंदर है एक डोर। तो ये एक पूरा का पूरा, आप कहिए, संसदीय राजनीति में कठपुतली नाच हो रहा है। सब कठपुतली हैं, सब नियंता हैं, सब सूत्रधार बने हुए हैं, एक बिल्कुल हौच पौच सी लड़ाई है। लेकिन अंदर में इसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल भी है कि जो कमजोर है और कठपुतली बना हुआ है वो सत्ता में है, और बाहर की ताकतवर शक्तियां एकजुट होकर खुद को सत्ता में क्या लाना चाहती है, यही खेल होने वाला है। ये बता दें आपको कि 11 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद 12 बजे